चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। नमस्कार, विनय क्लासेज की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, आज जो है हम मॉडल पेपर स्टार्ट करने वाले हैं। ये कक्षा 7 का अर्धवार्षिक का जो है पेपर है और ये 2021 में बनाया हुआ पेपर है, यानी हम एक तरीके से इसको मॉडल पेपर भी बोल सकते हैं। ठीक है, गणित है और आज हम जो है इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो देखो, यहाँ पर प्रश्न एक है, सही विकल्प चुनकर हमें लिखना है ना। हमें पता है कि इसमें अ भाग और ब भाग दोनों आते हैं। तो अ भाग में क्या होता है, एक तो अबसद वाले प्रश्न उत्तर, एक रिक्त स्थान वाले प्रश्न उत्तर, एक सही गलत वाले प्रश्न उत्तर। तो ये अ भाग में आते हैं और ब भाग में क्या आता है, प्रश्न उत्तर आते हैं, लघुरात्मक और निबंधात्मक। तो सबसे पहले तो अगर वीडियो अपन चालू करें उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है। साथ में इस चैनल पर है ना, विनय क्लासेस 2 में मैं सारे मॉडल पेपर डालने वाला हूँ, कक्षा 6 से 12 तक के सारे मॉडल पेपर। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखो इसमें क्या है। पहला प्रश्न है 10 का योज्य प्रतिलोम है 10, -10, 9 या 11। तो सबसे पहले देखो ये योज्य प्रतिलोम क्या होता है। योज्य प्रतिलोम का मतलब ये होता है कि अगर कोई संख्या मेरे पास a है तो इसमें मैं क्या जोड़ूं कि वो 0 हो जाए। तो आप कहोगे इसमें -a जोड़ दो तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो योज्य प्रतिलोम यानी 10 में क्या जोड़ूं कि वो 0 हो जाए। तो आप कहोगे -10 जोड़ दो तो वो 0 हो जाएगा। तो इसका सही जो उत्तर है वो क्या होगा, ब इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न क्या है, 20 भाग 2 बराबर खाली जगह। यानी इसमें 20 में 2 का भाग देने पर, 20 में हम जब 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा। तो इसका जो उत्तर होगा यहाँ पर कितना आएगा, 10 आएगा। तो हमारा जो ऑप्शन द है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, तीसरा प्रश्न है 6, 4, 3, 8, 9, 12, 13, 9 का माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य का सूत्र आपको आना चाहिए। माध्य का सूत्र क्या होता है, माध्य का सूत्र होता है माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो यहाँ पर हमें आंकड़े, ये वाले सब आंकड़े दे रखे हैं, तो सबसे पहले इनको जोड़ना है। फिर ये टोटल कितने आंकड़े, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल 8 आंकड़े। तो उसमें हमें क्या करना है, 8 का भाग दे देना है। तो आंकड़ों का योग जब हम इन सबको जोड़ेंगे तो देखो जोड़ो, 6 और 4 10, 10 और 3 13, 13 और 8 21, 21 और 9 21 और 9 30, 30 और 12, तो 30 और 12 हो जाएगा 42, 42 और 13, तो 42 और 13 हो जाएगा 55, 55 और 9, तो 55 और 9 हो गया 64, है ना। तो इन सब की जो जोड़ आई वो कितनी आई, 64। फिर ये बट्टा आंकड़ों का योग कितना है, 64 बट्टा आंकड़ों की संख्या। ये टोटल आंकड़े कितने हैं, 8 हैं। तो यानी 64 में हमें 8 का भाग देना है। तो 8 का भाग पहाड़ा जब मैं 8 बार बोलूँगा तो कितना आएगा, 64, 8 2 80 64, है ना। तो 8 इसका उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे ऑप्शन स में क्या उत्तर है, 8। ठीक है, तो इसका स उत्तर सही हो जाएगा, 8 उत्तर इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस प्रकार से हमें माध्य ज्ञात करने हैं। ये सारा काम आपको रफ कॉपी में करना है, यहाँ पर केवल मैं समझाने के लिए यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है समकोण का मान होता है, हमें पता है कि 0 डिग्री से लगाकर 360 डिग्री तक अलग अलग प्रकार के कोण होते हैं। तो जो 90 डिग्री का कोण होता है उसे हम क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं। आपको याद रखना पड़ेगा, 90 डिग्री वाले कोण को क्या बोला जाता है, समकोण बोला जाता है। तो हमारा यहाँ पर उत्तर अ वो सही हो जाएगा। तो उत्तर अ हमारा सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देखो, समपूरक कोण का योग होता है। देखो, जब दो कोण जैसे मान लो ए प्लस बी, इन दोनों कोणों की जोड़ 180 होती है तो इसे हम क्या कहते हैं, ये दोनों एक दूसरे के समपूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहा है समपूरक कोणों का योग कितना होता है। तो जो दो कोण, जैसे मान लो एक 90 ले लिया, दूसरा भी 90 ले लिया, तो इन दोनों की जोड़ कितनी होगी, 180। कोई भी हो सकता है। जब दो कोणों की जोड़ 180 होती है तो उसे हम क्या कहते हैं,
समपूरक कोण कहते हैं। तो समपूरक कोण का योग हमेशा कितना होता है? 180। तो ब इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये हमारे पहले प्रश्न के 5 प्रश्न हो गए। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न देखो, दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न देखो, यदि दो कोण पूरक है, यदि दो कोण पूरक है तो उसके मापों का योग खाली जगह होता है। देखो पूरक कोण किसे कहते हैं? तो वे कोण, जैसे मैंने ए लिया और बी लिया, इन दोनों की जोड़, ए और बी की जोड़ अगर 90 डिग्री होगी, कितनी होगी? 90 डिग्री होगी, तो ये दोनों पूरक कोण कहलाते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहा है यदि दो कोण पूरक है तो उनके मापों की जोड़ हमेशा कितनी होगी? 90 डिग्री होगी। यानी उनको हमेशा जोड़ो आप, कितना डिग्री आएगा? 90 डिग्री इसका उत्तर आएगा। दूसरा प्रश्न है, यदि दो कोण संपूरक है तो उनके मापों का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है भाई। अगर वो पूरक कोण है तो दोनों की जोड़ हमेशा 90 होगी। अगर वो दोनों कोण संपूरक है तो उनकी हमेशा योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तीसरा देखो, रेखिक युग्म बनाने वाले दो कोण खाली जगह होते हैं। अब देखो इसको समझो, ये रेखिक कोण युग्म क्या होता है? अगर एक सीधी लाइन में, ठीक है, और हमेशा याद रखना एक सीधी लाइन हमेशा कितने डिग्री का कोण बनाती है? 180 डिग्री का कोण बनाती है। और यहाँ बीच पर कोई एक दूसरा कोण हो गया, मान लो ऐसे, तो यहाँ दो कोण बन गए, ये नंबर 1 और ये नंबर 2। तो रेखिक युग्म बनाने वाले दो कोण, तो ये हमेशा कौन सा कोण बना रहे हैं? रेखिक युग्म कोण बना रहे हैं। यानी सीधी लाइन पर जो दो कोण बनते हैं वो रेखिक कोण युग्म कहलाते हैं। तो ये इन दोनों की जोड़ हमें पता है हमेशा कितनी हो रही है? 180 डिग्री हो रही है ना, क्योंकि ये दोनों ही सीधी रेखा पर कोण बन रहा है। और जो सीधी रेखा पर कोण बनते हैं उनकी जोड़ जब 180 होती है तो 180 डिग्री की जोड़ किस में हो रही है? संपूरक भी हो रही है ना। तो यहाँ रेखिक युग्म बनाने वाले दो कोण संपूरक होते हैं। ये इसका उत्तर हो जाएगा। क्या होते हैं? संपूरक होते हैं, क्योंकि इसमें भी योग 180 आ रहा है और इसमें भी योग 180 आ रहा है, ठीक है। फिर है, यदि दो आसन कोण संपूरक है तो वे खाली जगह बनाते हैं। अब ये कह रहा है यदि दो आसन कोण संपूरक है। अब आसन कोण क्या होता है कि जब दो कोणों का शीर्ष एक ही हो, तो यहाँ पर देखो ये दोनों कोण हैं, इनका शीर्ष ये एक ही है, ठीक है, और एक भुजा उभयनिष्ठ हो, तो एक तरीके से ये दोनों क्या बना रहे हैं? आसन्न कोण बना रहे हैं। और ये आसन्न कोण के साथ में क्या कर रहे हैं? संपूरक भी है। जब संपूरक भी है तो इनकी जोड़ हमेशा कितनी होगी? 180 होगी। जब इनकी जोड़ 180 है और ये आसन्न कोण भी है तो इसका मतलब ये सीधी रेखा में बने हुए कोण है। और ये जब सीधी रेखा में बने हुए कोण हैं तो सीधी रेखा में हमेशा कौन से कोण बनते हैं? रेखिक युग्म कोण बनते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा रेखिक युग्म कोण। ये इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला देखो, यदि शीर्षाभिमुख कोणों का योग खाली जगह होता है। अब यहाँ पर ये जो शीर्षाभिमुख कोण, पहले तो शीर्षाभिमुख कोण होते क्या है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को ऐसे काटती है यूं, ठीक है, तो ये जो दो कोने वाले कोण हैं, यानी नंबर 1 ये वाला और ये नंबर 2 वाला, ये एक दूसरे के क्या होते हैं? शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। फिर ये नंबर 3 और ये नंबर 4, ये भी एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। और ये कोण हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और इन चारों शीर्षाभिमुख कोण, यानी ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण, इनकी जोड़ हम कैसे निकाल सकते हैं? तो देखो, ये दोनों बराबर होंगे और ये दोनों भी बराबर होंगे, लेकिन अगर इन सभी कोणों को हम जोड़ दें, इन सभी कोणों को जोड़ दें तो इन सब का योग कितना होगा? 360 डिग्री होगा। देखो ये प्रश्न जो है वो बहुत अलग तरीके से बनाया हुआ है, ठीक है, जो स्पष्ट नहीं कह रहा है कि ये कहना क्या चाहता है। तो अभी फिलहाल मैं इसको 360 बना देता हूँ। आपको अगर इसका उत्तर आता है तो मुझे ज़रूर बताना। तो इसका उत्तर क्या होगा? 360 डिग्री होता है। अगला प्रश्न है,
सत्य और असत्य बताइए। तो इसमें पहला है किसी वस्तु के खरीदे गए मूल्य को क्रय मूल्य कहते हैं। तो ये कथन आपका क्या है? सत्य है। हमेशा ध्यान रखना, जब बाजार से हम कोई चीज़ खरीदते हैं, ठीक है, कोई चीज़ क्या करते हैं? खरीदते हैं। तो खरीदना को हम कहते हैं क्रय मूल्य। खरीदना को हम क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। और अगर कोई हम चीज़ बेचते हैं तो उस बेचने को हम कहते हैं विक्रय मूल्य। ये आपको याद रखना। जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं, खरीदने को क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। और जब हम कोई चीज़ बेचते हैं तो उसे हम कहते हैं विक्रय मूल्य। तो किसी वस्तु को खरीदे गए मूल्य को हम क्या कहेंगे? क्रय मूल्य कहेंगे। तो ये कथन हमारा क्या है? सत्य है। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है 5/2 एक परिमेय संख्या है। तो ये भी कथन आपका क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। सत्य क्यों हो जाएगा? क्योंकि बट्टे वाली संख्या जो है वो हमेशा परिमेय संख्या होती है। परिभाषा क्या है परिमेय संख्या की? कि वे संख्या है जो P/Q के रूप में लिखी जाती है, यानी बट्टे के रूप में लिखी जाती है, उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। और ये Q जो है वो कभी भी नीचे 0 नहीं आना चाहिए। अगर नीचे 0 आ गया तो वो आपकी परिमेय संख्या नहीं होगी। अच्छा, फिर देखो यहाँ पर 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल ऋणात्मक पूर्णांक होता है। तो ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब माइनस वाली संख्या है ना। ये कह रहा है कि अगर मैं 2 माइनस वाली संख्या लूँ, जैसे मान लो मैंने ले लिया -2 और एक संख्या ले ली -3, तो ये आपके दोनों क्या हो गई? ऋणात्मक संख्या हो गई। पर जब इसका मैं गुणा कराऊंगा तो हम पूर्णांक नियम से जानते हैं कि माइनस इंटू माइनस है ना क्या होता है? प्लस। माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस। और 3 दूनी 6। तो हमारा जो उत्तर आया वो किस में आया? प्लस में आया। जबकि ये कह रहा है कि जब 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल ऋणात्मक पूर्णांक होता है क्या? नहीं, क्या होता है? धनात्मक पूर्णांक होता है। तो हम कहेंगे ये जो कथन है हमारा वो क्या है? असत्य है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा असत्य। अगला है वर्ग का परिमाप बराबर 4 इंटू भुजा होता है। तो ये उत्तर आपका सही है, क्योंकि इसका सूत्र ही क्या है? 4 इंटू भुजा। तो ये आपका कथन एकदम सही है, ये हो जाएगा सत्य। फिर है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यह भी कथन हमेशा हमेशा के लिए सत्य है। और आपको भी याद रखना है कि ये जो त्रिभुज होता है उसके ये जो 3 कोण होते हैं अंदर के, उनकी जोड़ जब हम इनको जोड़ेंगे तो उनका जोड़ हमेशा कितना आएगा? 180 आएगा। तो इसका भी जो उत्तर है वो क्या आएगा? सत्य आएगा। अगला प्रश्न देखो। अब बड़े प्रश्न है निबंधात्मक प्रश्न। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न जो है वो है गुणनफल ज्ञात कीजिए -15 इंटू 0 इंटू -18। तो इसे कैसे करना है? देखो, सबसे पहले जो हमें प्रश्न दिया हुआ है उसे लिखना है। प्रश्न है -15 इंटू 0 इंटू -18। अब पहले इन दोनों का गुणा करना है। तो देखो, 0 ना तो प्लस का होता है ना ही माइनस का होता है, और 0 का किसी भी संख्या से गुणा कराने पर वो क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो -15 को जब मैं पहले इस 0 से गुणा कराऊंगा तो वो हो गया 0, फिर कितना है? इंटू -18। अब इन दोनों को गुणा कराएंगे तो 0 का वापस -18 से जब मैं गुणा कराऊंगा तो उत्तर क्या आएगा? 0। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो हमारा कितना है? 0 है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। इस प्रकार से हमें इस प्रश्न को करना है। फिर है हल कीजिए 7/4 प्लस 2/5 प्लस 3/2। तो इसका हमें बट्टे वाली संख्याओं को हम कैसे जोड़ते हैं? लसअप से। तो अब इसका हम लसअप से जोड़ेंगे। कैसे करेंगे? देखो, 7/4 प्लस 2 कितना है? 5 प्लस 3/2। तो सबसे पहले जो नीचे वाली संख्या है उसका हम एलसीएम निकालेंगे। किन किन का? 4, 5 और 2 का। और एलसीएम कैसे निकलता है? देखो, 4, 5 और 2 ये अलग अलग संख्या है, इनका हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम का मतलब इन चारों का पहाड़ा में वो कौन सी संख्या है जो चारों में है और सबसे छोटी है। तो यहाँ किस प्रकार से निकालते वो बता रहा हूँ। सबसे पहले हमें यहाँ पर अभाज्य संख्याओं का भाग देना है। अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है? 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13। ये अभाज्य संख्या है, इन्हीं का भाग देना है। तो सबसे पहले 2 का भाग देना है।
तो जिसमें 2 का भाग जाता है उसमें भाग देते रहना है, जिसमें नहीं जाता है उसको वापस लिख देना है। तो यहाँ 2 का भाग देंगे, देखो 2 का भाग 4 में जाता है, 2 दूनी 4, 2 बार गया। 5 में नहीं जाता है तो 5 वापस लिख दो, फिर 2 में जाता है, 2 एकम 2। अब वापस इस 2 में 2 का भाग जा रहा है तो वापस 2 का भाग दो, 2 एकम 2। इसमें नहीं जा रहा है और इसमें भी नहीं जा रहा है, वापस लिख दो। अब इनमें से इस 5 का भाग किससे जाएगा, तो 5 का भाग सीधा किससे जाएगा, 5 से जाएगा। तो अब सीधा 3 का छोड़ के किसका भाग देंगे, 5 का देंगे। तो इस 1 में नहीं जाएगा, इसमें जाएगा, 5 एकम 5 और ये 1 हो जाएगा। जब नीचे पूरा 1 आ जाता है तो हमारा एलसीएम खत्म हो जाता है। अब ये जो संख्या आई है 2, फिर 2 और फिर 5, इनका गुणा कराना है। जब इनको गुणा कराएंगे वही हमारा एलसीएम होगा। तो देखो 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20, तो इसका जो एलसीएम आया वो कितना आया, 20 आया। अब जब एलसीएम हमें पता चल गया तो क्या करना है, यहाँ पर थोड़ी जगह छोड़कर नीचे एक लाइन खींचना, यानी ये बट्टा है, क्या है, बड़ा बट्टा, इन सब का बट्टा, बड़ा बट्टा। एलसीएम कितना आया, 20, वो नीचे लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करना, देखो जब हमारे पास एलसीएम आ गया, एलसीएम का मतलब ये हो गया कि 4 के पहाड़े में भी 20 आता है, 5 के पहाड़े में भी 20 आता है और 2 के पहाड़े में भी 20 आता है। ये एलसीएम का मतलब है। और 4 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे जब 20 आया, वो भी आपको आना चाहिए। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 त्रिया 12, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20। 4 का पहाड़ा जब मैं 5 बार बोलता हूँ तब 20 आता है। तो इस 5 का जो गुणा है वो ऊपर वाले 7 से करा देना है। तो हम यहाँ करेंगे 5 × 7, समझ में आया। फिर ये आगे क्या आ रहा है, प्लस, तो यहाँ प्लस का निशान लगाएंगे। अब 5 का पहाड़ा कितनी बार बोला जब 20 आया, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 त्रिया 15, 5 चौक 20। कितनी बार बोला, 4 बार। तो जो 4 बार बोला पहाड़ा, उसका गुणा ऊपर वाले इस 2 से करना है। तो ये हो गया 4 × 2, फिर ये प्लस का निशान। 2 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे जब 20 आएगा, तो 2 का पहाड़ा 10 बार बोलेंगे तो 20 आएगा। तो जितनी बार बोला उस 10 का गुणा ऊपर वाले से कराना, तो 10 × 3। अब जब एक लाइन में गुणा और प्लस दोनों निशान दिखाई देते हैं तो पहले गुणा करना है फिर जोड़ करनी है। तो पहले गुणे करते, देखो 7 पंजे 35, फिर प्लस का निशान, 4 दूनी 8, फिर प्लस का निशान, 10 × 3 कितना हो जाएगा, 30, फिर नीचे कितना आएगा, बट्टा, और ये 20। अब इनको जोड़ना है ना। तो देखो ये 5, 8 और 5 13, हसल का 1, तो 3 और 1 4, 4 और 3 7, और नीचे कितना आएगा, 20। अब हमें क्या करना है, इस 73 में 20 का भाग देना है। तो हम 73 में 20 का भाग देंगे। तो 20 छंग नहीं 20 त्रिया 60, ये हो गया 3 और ये बच गया 1। अब आपके भाग नहीं जा रहा है तो आप क्या करो, इसे मिश्र भिन्न में लिख सकते हो। कैसे लिखोगे, 3 सही 13/20। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 3 सही 13/20, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये करना है, ठीक है। अब अंतिम प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या 6 क्या है वो देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 5.7 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। तो हमें आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आयत क्या होता है, ऐसी आकृति जिसके आमने सामने की भुजा क्या हो, बराबर हो, ठीक है। तो ये लंबाई, यहाँ पर हमारी लंबाई कितनी दे दी इसने, 5.7 सेंटीमीटर। तो ये लंबाई, तो ये 5.7 है तो ये भी 5.7 होगी। और चौड़ाई कितनी दे रखी है, 3 सेंटीमीटर। तो लंबाई तो 5.7 और चौड़ाई कितनी हो गई, 3 सेंटीमीटर। अब इसका हमें क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और आयत का जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र होता है, वो याद करना पड़ेगा आपको। आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो अब लंबाई की जगह लंबाई का मान रख दो, चौड़ाई की जगह चौड़ाई का मान रख दो और इंटू की जगह इंटू रख दो। इधर मेरा आयत का क्षेत्रफल चलता रहेगा, इधर बराबर चलता रहेगा और इधर उत्तर आता जाएगा। तो लंबाई की जगह लंबाई, इंटू की जगह इंटू और चौड़ाई की जगह चौड़ाई रखना है। लंबाई कितना है, 5.7, तो लंबाई की जगह 5.7 आ जाएगा। चौड़ाई कितना है, 3, तो यहाँ चौड़ाई की जगह 3 आ जाएगा।
अब 5.7 का गुणा 3 से कराना है, तो 7 त्रिया 21, असल की 2, 5 त्रिया 15, 15 और 2 17। अब एक अंक छोड़ के पॉइंट है, तो पीछे से एक अंक छोड़ के यहाँ पॉइंट लगाना है, तो उत्तर आएगा 17.1। फिर देखो ये भी सेंटीमीटर था, ये भी सेंटीमीटर था, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर हमेशा होता है वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार से हमें इस प्रश्न का उत्तर निकालना है, और ये किसका है? क्षेत्रफल का। तो क्षेत्रफल कितना आया यहाँ लिख सकते हो, आयत का क्षेत्रफल बराबर 17.1 वर्ग सेंटीमीटर। ये उत्तर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखो प्रश्न संख्या 7। 7वां प्रश्न क्या है? देखो, समीकरण हल कीजिए 5/2x बराबर -10। तो यहाँ पर क्या करेंगे? देखो, यहाँ हमें x का मान ज्ञात करना है। समीकरण में हम क्या करते हैं? x का मान ज्ञात करते हैं। तो हमें दिया हुआ है, उत्तर हम कैसे निकालेंगे? देखो, हमें दिया हुआ है 5/2 इंटू एक्स बराबर -10। तो हमेशा याद रखना कि बराबर के इस तरफ अगर कोई संख्या प्लस में है तो उधर जाके क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है। माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाती है, यानी उल्टी हो जाती है। गुणे में है तो बराबर के इस तरफ जाके वो किस में आ जाती है? भाग में आ जाती है। और भाग को हम क्या कहते हैं? बट्टा कहते हैं। बट्टे में आ जाती है, यानी नीचे आ जाती है। और भाग में है यानी बट्टे में है तो वो गुणे में आ जाती है, यानी कि ऊपर आ जाती है। कहाँ आ जाती है? ऊपर आ जाती है। तो ये देखो, ये 5 x के साथ गुणे में है और ये 2 x के साथ भाग में है, और मुझे इस बराबर के इस तरफ जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? x को तो यहीं रखेंगे, -10 भी यही रहेगा, -10 भी यही रहेगा। ये दोनों उधर जाएगी, तो ये 5 गुणे में है। किस में है? गुणे में। तो बराबर के इस तरफ भाग में यानी बट्टे में आ जाएगा। ये गुणे में है तो बट्टे में आ जाएगा, तो बट्टा 5। और ये 2 भाग में है यानी बट्टे में है, तो उधर जाएगा तो गुणा में आ जाएगा, तो ये ऊपर गुणे में 2 ऐसे आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर माइनस है और 5 का भाग 10 में 5 का भाग जाता है। देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितनी बार गया? 2 बार। यानी ये तो कटा 1 बार और ये कटा 2 बार, यानी मेरे पास ऊपर तो है -2 इंटू 2 और बट्टा 1। जब नीचे बट्टा 1 बचता है तो उसको हम नहीं लिखते, छोड़ देते हैं। तो अब 2 और 2 का गुणा करो, 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4। फिर ये माइनस भी तो है, तो ये आगे माइनस आ जाएगा। तो x का जो हमारा उत्तर आया वो कितना आया? -4। इस प्रकार से हमें ये प्रश्न करना है। अंतिम प्रश्न देखो क्या है। अंतिम प्रश्न है कि PQR एक त्रिभुज है। हम बना देते हैं, ये एक त्रिभुज बन गया हमारे पास में। इसका नाम क्या है? P, Q और R, जिसका कोण P एक समकोण है और ये जो कोण है वो 90 डिग्री है, यानी समकोण है। तो समकोण मतलब सीधा कोण, यानी कुछ ये इस प्रकार से बनेगा त्रिभुज। क्योंकि ये समकोण है, इसका मतलब ये कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो ये P, Q और R, 90 डिग्री का कोण हमेशा ऐसे सीधा होता है। ठीक है, अब यदि PQ 10 सेंटीमीटर है, यदि यहाँ से यहाँ तक ये PQ कितना है? 10 सेंटीमीटर है, तथा PR बराबर 24 सेंटीमीटर, और ये वाली P और R ये कितना है? 24 सेंटीमीटर है, तो QR ज्ञात कीजिए। तो हमें ये वाली भुजा क्या करनी है? ज्ञात करनी है। तो हम ऐसे प्रश्न पढ़ चुके हैं। कैसे पढ़ चुके हैं? तो इसको ध्यान से पढ़ो कि जब भी एक 90 डिग्री वाला त्रिभुज होता है, यानी एक समकोण त्रिभुज होता है, यहाँ पर 90 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री के जो ये सामने वाली सबसे बड़ी भुजा है उसको हम कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। नीचे वाली जो भुजा होती है उसको हम आधार पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? आधार पढ़ते हैं। और ये जो सीधी वाली भुजा होती है इसको हम लंब पढ़ते हैं। और इसका एक संबंध होता है, इसका एक सूत्र होता है, और वो सूत्र क्या है? सूत्र ये है कि कर्ण की घात 2 बराबर आधार की घात 2 प्लस लंब की घात 2। ये सूत्र आपको क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। और ये सूत्र कहाँ लगता है? जब 90 डिग्री वाला त्रिभुज आपके पास में दिया हुआ हो, तो ये उसमें कर्ण होता है, ये आधार होता है, और ये क्या होता है? लंब होता है। अब इस सूत्र में हमें मान लगाने हैं। क्या लगाने हैं? मान। तो देखो कर्ण यहाँ पर ये वाली भुजा होगी, लंबी वाली भुजा। ठीक है, जिसको क्या नाम दिया हमने? जिसको हमने नाम दिया Q और R। तो यहाँ कर्ण की जगह में QR लिख देता हूँ और घात 2 लगा देता हूँ। फिर आधार,
आधार ये नीचे वाली भुजा जिसको क्या नाम दिया, पी क्यू नाम दिया, तो ये आधार की जगह आ जाएगा पी क्यू की घात 2 प्लस लंब का क्या नाम दिया, पी आर नाम दिया है ना। तो पी आर यहाँ पर हम लिख देते हैं बराबर घात 2। अब क्यू आर हमें क्या करना है, क्यू आर हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ क्यू आर की घात 2 ही आएगा। पी क्यू हमें दे रखा है, पी क्यू कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो पी क्यू की जगह 10 आ जाएगा, यहाँ घात 2 आ जाएगी, प्लस पी आर कितना दे रखा है 24, तो पी आर की जगह 24 आ जाएगा और ऊपर घात 2 आ जाएगी। अब घात 2 का मतलब होता है 10 का 10 से गुणा, घात 2 का मतलब होता है 24 का 24 से गुणा। हमेशा ध्यान रखना, जैसे कोई संख्या a है और उसकी घात 2 है, इसका मतलब है a का a से गुणा, घात 2 का मतलब a का a से गुणा, 2 बार गुणा, ठीक है। तो यहाँ आएगा क्यू आर की घात 2 बराबर 10 का 10 से गुणा, घात 2 का मतलब, फिर प्लस 24 का 24 से गुणा। वापस यहाँ क्यू आर आएगा क्योंकि हमें ये ज्ञात करना है। 10 × 10 कितना होता है 100 है ना, और 24 × 24 होता है 576। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 676। तो यहाँ क्यू आर की घात कितना आ जाएगा 676, और यहाँ ऊपर क्या है घात 2। अब क्या होगा देखो, ये जो वर्ग है यानी घात 2 है, ये उधर जाएगा बराबर के उस तरफ, और बराबर के उस तरफ जब ये घात 2 जाता है तो वर्गमूल बना देता है, यानी रूट बना देता है। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी अब, क्योंकि ये हमेशा अब आपको आने वाला है समय में, है ना। तो ये हो गया क्यू आर। अब ये वर्ग यानी ये घात 2 उधर जाएगा बराबर के, तो उधर जाएगा तो 676 के ऊपर ऐसे यूँ वर्गमूल आ जाएगा। और आपने 1 से 30 तक वर्गमूल याद किए होंगे, तो 676 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है 26, और ये सब क्या है सेंटीमीटर, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आपकी ये भुजा की लंबाई कितनी आ जाएगी 26 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो इस प्रकार से आपको ये सारे प्रश्न करने हैं, इन सब के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और वापस घर पर मिला सकते हो। एक बात ध्यान रखना कि इस चैनल पर मैं ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर डालने वाला हूँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और सबको शेयर करो। थैंक यू। विनय क्लासेज की प्लेलिस्ट के लिए आपको YouTube के सर्च में जाना है, ऊपर लिखना है विनय क्लासेज और सर्च करना है। इसमें आपको मेरा चैनल दिखाई देगा, चैनल में आपको जाना है। इसके बाद में यहाँ पर देखो होम वीडियोज़ और प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, तो इस प्रकार से आप मेरी प्लेलिस्ट पा सकते हैं।